हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बहुत दिनों बाद लौटे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, क्योंकि कई बार लोग इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं बहुत बार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू पिक द स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग टर्म यानी कि साल, 2 साल, 5 साल के लिए स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्टॉक्स कैसे पिक करें। तो आज का हमारा डिस्कशन इसके ऊपर रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं और आज हम अच्छे से समझेंगे कैसे करना है। हाँ, एक बात और, अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं तो भी कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसान शब्दों में सबको समझ में आने वाला है यही, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझ में आए तो लाइक शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हमें देखना होता है, उसके हिसाब से फिर हम डिस्कस करते हैं या फिर स्टॉक्स पिक करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है फंडामेंटल्स, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी के एक फंडामेंटल्स होते हैं उसके ऊपर हमें नोटिस करना रहता है। फंडामेंटल्स का मतलब क्या? फंडामेंटल्स का बेसिक मतलब होता है यहाँ पे जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब कि जैसे P&L अकाउंट होता है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, बैलेंस शीट होती है, या फिर कंपनी के पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब बात आती है, ये सारी चीज़ें तो एक फाइनेंस वाला इंसान या फिर अकाउंटिंग वाला इंसान ही देख सकता है। अब जो नॉन फाइनेंस का उसको क्या करें? तो देखिए, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रेशियोज़ होते हैं, उसको अगर देख लेंगे तो उससे भी काम चल जाता है, मोटा माटी उससे भी काम बन जाता है आपका, ठीक है। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो, सबसे पहले उसका बोलते हैं हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब इसको आपने मार्केट में कई बार सुना होगा, ये रेशियो का नाम सुना होगा, पीई रेशियो सब लोग बोलते रहते हैं। ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ पर्टिकुलर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। इसका मतलब होता है कि एक कंपनी का जितना भी प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसको डिवाइड करते हैं हम किससे? उस कंपनी की जो पर शेयर के हिसाब से अर्निंग हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की जो पब्लिक होती है वो कंपनी को 1 रुपए की अर्निंग के कितना गुना पैसा पे करने को रेडी है। एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल, ठीक है। अब टाटा मोटर्स का मान लो शेयर प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, ठीक है, और अर्निंग्स पर शेयर उसकी चल रही है, मतलब हर शेयर के ऊपर टाटा कंपनी कमा रही है 200 रुपये। तो इनका ये आपका प्राइस टू अर्निंग्स कितना निकल के आएगा? 5। अब इस 5 का मतलब क्या हुआ, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? तो देखिए, इस 5 का मतलब हुआ कि हर 1 रुपए की अर्निंग के पीछे आप कंपनी को 5 रुपए देना चाह रहे हो, मतलब लोग इसको 5 रुपए देना चाह रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कुल मिला के कि कंपनी आपको कहीं ना कहीं अच्छा लग रही है, इसलिए अच्छी है लग रही है आपको, इसलिए 1 रुपए के पीछे आप कंपनी को 5 रुपए तक देने को तैयार हो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जनरली इस तरीके से देखने से हमें ये लग रहा है कि अगर मान लो आपका ये पीई रेशियो जितना ज़्यादा होता है, मतलब जैसे अगर 10 हुआ, 15 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपए की अर्निंग के पीछे आप 15 रुपए कंपनी को देना चाह रहे हो। इसका मतलब लोगों की नज़रों में कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है ये। अब नेक्स्ट जो होता है इसका, वो है आपका प्राइस टू बुक रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? इसका पहले हम देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है प्राइस टू बुक रेशियो का। इसका फुल फॉर्म, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस ऑफ अ शेयर अपॉन नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स क्या होते हैं? नेट एसेट्स और कुछ नहीं, बैलेंस शीट में जितने एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स दिखते रहते हैं माइनस में टोटल लाइबिलिटीज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नेट एसेट्स आ जाएगा। अब इसमें ये होता है जनरली कि प्राइस अपॉन, जब आप नेट एसेट्स करते हो तो इसमें जो भी रेशियो निकल के आता है, मान लो जैसे कि टाटा मोटर्स की प्राइस चल रही है 1000 और नेट एसेट निकल के आया 500, ठीक है, नेट एसेट्स की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा आंसर 2। इसका मतलब हुआ कि हर 1 रुपए के नेट एसेट्स के पीछे आप 2 रुपए प्राइस पे करने को रेडी हो। तो ये भी जनरली ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा होता है तो उतना अच्छा माना जाता है, बट इसके आइडियली जो माना जाता है ये 1 से 3 के बीच में अच्छा माना जाता है, ठीक है। और हाँ, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना असेट्स होल्ड करती है, तो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये था आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सीक कंसिस्टेंट अर्निंग्स एंड डिविडेंड ग्रोथ। इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसी कंपनी चूज करना पड़ेगी जिसकी अर्निंग्स
अर्निंग्स, यानी कि अर्निंग्स, अब यहाँ पे देखिए पूरी अर्निंग्स की बात नहीं करेंगे, हम अर्निंग्स पर शेयर की बात करेंगे कि हर एक शेयर के हिसाब से अर्निंग्स, वो सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट में लिख रहा हूँ, मैं ये नहीं लिख रहा कि आपका इंक्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि हर साल बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो कंसिस्टेंट है, हर साल कंपनी कुछ ना कुछ कमा रही है, तो भी आपकी वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या हुआ कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, बट डिविडेंड का पैसा जो डिविडेंड पे आउट होता है ना, वो दिखाना चाहिए कंपनी को, ठीक है ना। क्योंकि कई बार कंपनीज जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, डिविडेंड पे नहीं करती अपने शेयर होल्डर्स को, बट वो कंपनी जो डिविडेंड का पैसा होता है अपने पास रख लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपैंड करना होता है अपना बिजनेस। आइए मैं इसको आपको लाइव दिखा देता हूँ कहाँ पे आता है। चलिए हम उसके लिए हमें स्क्रीनर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीनर के ऊपर। देखिए स्क्रीनर आ गया। सबसे पहले इसके ऊपर हम देख लेते हैं जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर जो होता है, ठीक है ना, जो हमारा स्टॉक पीई होता है और जो हमारा बुक वैल्यू रेशियो होता है, वो सब कहाँ पे है। सबसे पहले देखिए दिया हुआ ये स्टॉक पी दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टॉक पी दिया हुआ है, कितना दिख रहा है टाटा मोटर्स का, 8.89। अब ये जो 8.89 दिख रहा है, अब हम इसे कैसे पता करें कि 8.89 सही है या गलत है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स के साथ। देखिए पीयर्स, इसको स्क्रॉल करेंगे आप तो ये देखिए पीयर कंपैरिजन आ गया, ठीक है। अब पीयर कंपैरिजन में देखिए ये लिखा है पीई रेशियो, इसका लास्ट का देखिए मीडियन कितना आ रहा है, 34.15। अब टाटा मोटर्स का 8.8 था और इनके पीयर्स का पूरे का आ रहा है ये 34.15। तो इसके मतलब ये हुआ टाटा मोटर्स का पी रेशियो कम है। इसका मतलब ये होता है, अगर कम होने का मतलब कि टाटा मोटर्स का शेयर अभी अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मतलब टाटा मोटर्स के शेयर आप खरीदो, आपको आगे चल के फायदा मिलेगा, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब दूसरा रेशियो हम देख लेते हैं जो हमने पढ़ा था, कौन सा, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो देखिए ये दिया हुआ है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है, 2.16। अब यहाँ पे 2.16 रेशियो, अब जैसे मैंने बताया था आइडियल रेशियो माना जाता है 1 से 3 के बीच में, तो 2.16 को आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक तो है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अच्छा, अब जो दूसरे पॉइंट में जैसे मैंने बताया अर्निंग्स देखनी होती है, तो यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर देखो, अभी इस साल की अर्निंग्स पर शेयर कितनी है, 75.6। तो यहाँ पे अगर अर्निंग्स पॉजिटिव में है तो ये मान सकते हो आप कि कंपनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट के अंदर, तो इस कंपनी को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ हम जी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थर्ड यहाँ पे है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है एक कंपनी का दूसरे के ऊपर एज। जैसे मान लो यहाँ पे हम लेते हैं टाटा मोटर्स हो गई एक की, आप एक हो गई आपकी मारुति सुजुकी, और दूसरी आप कोई सी भी ले लो, मान लो Hyundai हो गई, ठीक है, Hyundai। अब यहाँ पे तीनों आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज हैं। अब मान लीजिए टाटा मोटर्स ने सबसे पहले ईवी व्हीकल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स को एक कॉम्पिटिटिव एज मिल गया ओवर मारुति सुजुकी एंड Hyundai। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करोगे आप, तो इन्वेस्ट करने पे फ़ायदा आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो आपको ऐसी ही कंपनी चुनना है कि जिस कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एज हो ओवर इसके जो पीयर्स हैं, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंड द बिजनेस। इसका मेन मतलब ये होता है, आसान भाषा में समझाया जाए, कि आप सिर्फ उस बिजनेस में ही इन्वेस्ट करो जो बिजनेस आपके समझ में आता है। मतलब जनरली लोग क्या करते हैं, सिर्फ यूट्यूब में देखा कि भैया बेस्ट स्टॉक कौन सा है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो देख के और जस्ट इन्वेस्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले देखो क्या आपका उस बिजनेस का इन एंड आउट पता है। अगर पता है सब चीज़, आप उससे फैमिलियर हो उस पर्टिकुलर बिजनेस से, तो ही जाके उसमें इन्वेस्ट करो, वरना नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंड द बिजनेस। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है बाय एट फेयर वैल्यूएशन। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी शेयर खरीदना है वो इस प्राइस पे खरीदना है कि वो प्राइस सही है या नहीं। एग्जाम्पल, आपके मान लीजिए चारों पॉइंट्स टाटा मोटर्स के बारे में सही निकल गए, और मान लो टाटा मोटर्स का प्राइस अब चल रहा है 1000 रुपये। अब आपने मन बना लिया कि भैया टाटा मोटर्स का तो हमें शेयर खरीदना है क्योंकि सारे पॉइंट सही निकल गए, बट अब ये 1000 रुपये सही है या नहीं है। मतलब देखिए जैसे स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो अब हम ये कैसे बताएं कि 1000 रुपये पे खरीदना है या नहीं। हो सकता है कब गिर जाए, हो सकता है बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको एक
वर्ड ध्यान में रखना होगा जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ये एक आइडियल वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर शेयर की। मतलब आपको जो करंट मार्केट प्राइस है उसको आपको कंपेयर करना है किससे, इंट्रिंसिक वैल्यू से। अगर करंट मार्केट प्राइस आपकी ज़्यादा होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से, इसका मतलब होता है जो शेयर है वो आपका ओवर वैल्यूड है, मतलब ज़्यादा है उसकी मार्केट प्राइस। तो इस कंडीशन में आपको बाय नहीं करना बल्कि क्या करना है, सेल करना है। ये बात ध्यान में रखना है। और अगर वहीं इसका उल्टा होता है, मतलब करंट मार्केट प्राइस आपकी लेस है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो इसका मतलब होता है जो शेयर है आपका वो आपका अंडर वैल्यूड है और उस केस में आपको क्या करना है, बाय करना है। ठीक है। और अगर करंट मार्केट प्राइस आपका इक्वल है इंट्रिंसिक वैल्यू में, तो इस कंडीशन में आपको होल्ड करना है। तो ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो आपको नापना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अब देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू हर कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता, ये आप पर्टिकुलर देख सकते हो, नेट में बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। इसे कैलकुलेट करने का तो बहुत ही अलग तरीके का वैल्यूएशन होता है जो बेसिकली फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन में मत जाना, बस आपको नेट पे वैल्यू मिल जाएगी और उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाना है आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो ये थे बेसिकली हमारे पांचों पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।